सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम संस्कृत व्याकरण में मात्रा, अयोगवाह अर्थात अनुस्वार, विसर्ग, वर्ण संयोग व वर्ण विच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। मात्रा काल। मात्रा काल अर्थात मात्रा का समय किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा काल कहलाता है। अर्थात किसी स्वर का उच्चारण करने में, किसी स्वर को बोलने में लगने वाले समय को मात्रा काल कहते हैं। दूसरा है स्वरों की मात्राएं। जब स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है तो उनकी मात्राएं नहीं होती, किंतु जब किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो उसे चिन्ह के रूप में ग्रहण किया जाता है। स्वर के इस चिन्ह को ही मात्रा कहा जाता है। ध्यान देना है कि जब स्वर का प्रयोग अकेला किया जाता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है, तो उनकी मात्राएं नहीं होती है। जब किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिला दिया जाता है तो उसे चिन्ह के रूप में ग्रहण किया जाता है और स्वर के इस चिन्ह को ही, इस निशान को ही मात्रा कहा जाता है। ये मात्राओं की तालिका है। ये स्वर है ए, आ, ई, ई। ए की कोई मात्रा नहीं होती। कै हलंत होता है तब उसमें ए मिलाया जाता है तो पूरा कै बनता है। आ की मात्रा कै प्लस आ क्या बन जाएगा? का। छोटा ई की मात्रा ये होती है, कै के साथ छोटा ई लगेगा तो ये की, कै की मात्रा हो गई। बड़ा ई है तो इसका चिन्ह ये मात्रा है, तो कै के साथ बड़ा ई लगेगा तो की लिखा जाएगा। ये हो गया कै, का, की। नेक्स्ट है ऊ। ऊ की मात्रा कै के साथ ऊ की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा? कु। ये बड़ा ऊ है, ये बड़ा ऊ की मात्रा कै के साथ बड़ा ऊ लगेगा तो कु। ये री है, री की मात्रा कै के साथ रे लगेगा तो क्री। ये बड़ा री है, कै के साथ बड़ा री लगेगा तो क्री। थोड़ा लंबा बोला जाएगा लेकिन इसका प्रयोग आजकल बहुत कम होता है। लरी है, कै के साथ लरी लगेगा तो क्लरी बनेगा। ये ए की मात्रा है, कै के साथ ए लगेगा तो के बन जाएगा। ये आई की मात्रा है, कै के साथ आई लगेगा तो कई। ये ओ है, ये ओ की मात्रा है, कै के साथ ओ लगेगा तो को। ये औ है, कै के साथ औ लगेगा तो कऊ बन जाएगा। तो यह ध्यान देना है कि जो ह्रस्व ए होता है, ह्रस्व ए की कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन में ए जुड़ने पर केवल जो हल है, हलंत है, वह हट जाता है। और लरी की भी पृथक अलग से कोई मात्रा नहीं है। यह वर्ण अपने इसी स्वरूप में व्यंजन के साथ मिल जाता है। लरी वर्ण का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। यह हमने पिछले वीडियो में किया था। जब दो या दो से अधिक व्यंजनों को मिलाकर बोला या लिखा जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कै और से शिक्ष, तय और रै से त्र और जय और यह से क्या बन गया? ये। अब ध्यान देना है अयोगवाह। जो विशेष ध्वनियाँ होती हैं, स्पेसिफिक साउंड्स, कुछ ऐसी विशेष ध्वनियाँ होती है जिनका उच्चारण स्वरों की भांति स्वतंत्रता रूप से या स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता और न ही व्यंजनों के समान स्वरों में पहले होता है। अयोगवाह कहलाती है, अर्थात जिनका योग, जिनका मेल मिलाप
न स्वरों से होता है और न व्यंजनों से होता है। ये स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं हो सकता है। तो अयोग हुआ है विसर्ग और अनुस्वार को हम क्या कहते हैं? अयोग हुआ कहते हैं। विसर्ग है, इसका ये चिन्ह होते हैं दो बिंदु। स्वर के बाद आने वाली स की आदि ध्वनि अर्ध ध्वनि विसर्ग कहलाती है। कोई भी स्वर है उसके बाद स जैसी आदि ध्वनि अर्ध ध्वनि क्या कहलाती है? विसर्ग कहलाती है। और इसका उच्चारण करते समय हल्के है का उच्चारण किया जाता है। विसर्ग को इस चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है, जैसे प्रातः, पुनः आदि। दूसरा है अनुस्वार। अनुस्वार में किसी लेटर के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। स्वर के बाद नासिका से आपके नोज से उच्चारित होने वाली ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है। इसे इस बिंदु द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे दंड है तो ऊपर बिंदु लगा दिया, दंड। ये बिंदु क्या है? अनुस्वार है। संत में न का बिंदु के रूप में प्रकट कर दिया, संत। ये बिंदु अनुस्वार है। मंच का मैं के ऊपर लगी हुई बिंदी क्या कहलाएगी? अनुस्वार कहलाएगी। और इसी का एक भेद है अनुनासिक। अनुनासिक जिसे चंद्र बिंदु कहते हैं, इसका चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु है। अनुस्वार में कुछ हल्की तथा नरम ध्वनि अनुनासिक कहलाती है, जैसे चांद। अनुनासिक को मुख और नासिका दोनों से बोला जाता है, लेकिन अनुस्वार की ध्वनि सिर्फ नाक से ही आती है। अनुनासिक को मुख और नासिका दोनों से बोला जाता है। और इसका जो चिन्ह है वो क्या है? चंद्र बिंदु है, जैसे चांद, गांधी आदि। आजकल टाइपिंग की असुविधा के कारण अब इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। किया तो जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं वर्ण संयोजन। पहले हम वर्ण संयोजन की डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्णों को जोड़ने की क्रिया, वर्णों को इकट्ठा करने की क्रिया क्या कहलाती है? वर्ण संयोजन कहलाती है। वर्णों को जोड़ने से सार्थक शब्दों का निर्माण होता है। वर्ण संयोजन किसे कहते हैं? वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण संयोजन कहलाती है। या ऐसे कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने की प्रक्रिया वर्ण संयोजन कहलाती है। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं वर्ण संयोजन के। ये है ल, ए, त, आ। इन वर्णों को हम क्या करेंगे? संयोजन अर्थात इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके एक शब्द बनाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण संयोजन। ये क्या बन गया? लता। ये प, उ, स, त, ए, क और ए है। इन वर्णों का हमें संयोजन करना है, इकट्ठा करना है। इन वर्णों का संयोजन करके हम एक शब्द बनाएंगे, उसका नाम क्या है? पुस्तक। अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों को इकट्ठा करके शब्द बनाने की प्रक्रिया ही वर्ण संयोजन कहलाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मुनि है, मैं, उ, न और ई। इनको इकट्ठा करके हम शब्द बना देंगे मुनि। ये फ, ए, ल, ए क्या बन गया? फल। अर्थात वर्णों को इकट्ठा करके शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण संयोजन कहलाती है। अब नेक्स्ट है हमारा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? अब किसी शब्द के वर्णों को क्रमानुसार
पृथक करने की क्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। किसी शब्द से वर्णों को क्रमानुसार सीक्वेंस वाइज अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। किसी शब्द के वर्णों को क्रमानुसार पृथक करने की क्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। यह है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसका होगा? शब्द से वर्णों को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विच्छेद। यह शब्द है साधु। इसमें वर्ण पृथक करेंगे स, आ, ध, उ, तो ये क्या हो गया? वर्ण विच्छेद। ये वन है, वन में से वर्णों को अलग करना है, व, अ, न, अ, क्या बन गया? वन। ये वर्ण विच्छेद है। ये जननी एक शब्द है, इससे वर्णों को पृथक करना है, वर्ण विच्छेद करना है, तो ज, अ, न, अ, न, ई, जननी। ये जनक है, पिता, तो इसमें वर्णों को अलग करेंगे तो ज, अ, न, अ, क, अ, ये हो गया जनक। अर्थात शब्द से वर्णों को क्रमानुसार पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विच्छेद कहलाती है। तो ये था हमारा आज का विषय, मात्रा काल, अयोगवाह अर्थात अनुस्वार और विसर्ग, उसके बाद में वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद का ये वीडियो पूरा हुआ। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृत स्टडी।